इस साल 2026 में वन पीस को बने हुए ऑलमोस्ट 29 इयर्स हो चुके हैं और इतने टाइम में हमें वन पीस में 30 प्लस आर्क्स मिल चुकी हैं, टोटल में 31। और आज हम उन आर्क्स को रैंक करेंगे एक टियर लिस्ट में, जहां पे सबसे लोएस्ट टियर होगा गू। उससे ऊपर मैं, मतलब आर्क में स्टोरी ठीक थी, मजा भी आया लेकिन उतना नहीं। फिर नेक्स्ट ईयर होगा गुड, मतलब बढ़िया, थम्स अप। और सेकंड लास्ट ईयर ऊपर से एक नंबर, और लास्ट में ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम द गोट मैं। तो सबसे लास्ट नंबर 31 पे है उसाप की इंट्रोडक्शन आर्क सिरप विलेज। वेल, अब उसाप से उम्मीद भी क्या रखी जा सकती है। अब ये आर्क सबसे लास्ट इसलिए है क्योंकि इस आर्क ने एंटरटेनमेंट बिजनेस में सबसे बड़ा क्राइम किया है, और वो है बोरिंग होने का। साला इस आर्क का विलन कूल, सबसे बेकार विलन्स में से है वन पीस में। इसके पास ना ही कोई पर्सनैलिटी है और ना ही कोई कूल पावर, और मैं इस आर्क से पर्सनली हेट करता हूँ क्योंकि जब मैंने जबरदस्ती अपने बड़े भाई को वन पीस दिखाया तो वो इसी आर्क पे आके रुक गया और बोला यार कितना बोरिंग है। और तभी से सिर्फ विलेज मुझे वर्स्ट आर्क लग रही है वन पीस की। और इस आर्क में से गंदी सी स्मेल भी आ रही है, और वो क्यों? क्योंकि ये जा रही है गू टियर में। अब चलो, सबसे घटिया आर्क चली गई है तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट है रोमांस डॉन। अब ये आर्क टाइम के साथ धीरे धीरे और भी अमेजिंग हो रही है क्योंकि इसमें है चाइल्ड लूफी, शैंक्स का अपना हाथ सेक्रीफाइस करना। और तुम जानते नहीं हो शैंक्स का ये सेक्रीफाइस कितना बड़ा है, अब वो उल्टे हाथ से अपना कैसे करेगा। फिर जोरो का अमेजिंग इंट्रोडक्शन। लेकिन गाइस कम ऑन, इमोशनल नहीं होते, वन पीस की स्टार्टिंग पीक नहीं थी, तो ये आर्क जा रही है गुड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क है लिटिल ऑरेंज टाउन, जहां हम मिलते हैं अपने ग्रेटेस्ट कैरेक्टर से, बगीसामा और नामी भी है, लेकिन उनकी ग्रेटनेस ऑरेंज टाउन आर्क में नहीं थी, वो इतने ग्रेट नहीं थे। तो ये आर्क काफी सिंपल है लेकिन फन भी है। तो तुम इस आर्क को कह सकते हो बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट, बिल्कुल मेरे चैनल की तरह। तुम लोग क्या सोच रहे थे बदतमीज लोगों? तो ये आर्क जा रही है मैं कैटेगरी में। अब इस टट्टी को तो रैंक कर दिया है तो बात भी नहीं करते हैं, चलते हैं सीधा नेक्स्ट आर्क पे, जो है मेरी वन ऑफ द फेवरेट आर्क्स, बर्राटी। अब बहुत लोग कहते हैं कि नेक्स्ट आर्क आर्लोंग पार्क, वहां से वन पीस बढ़िया होता है, लेकिन नहीं, मैं बिल्कुल एग्री नहीं करता क्योंकि ये आर्क अमेजिंग है। क्योंकि यहाँ हमें वन पीस की बेस्ट चीजें मिलती है इस आर्क में। सांजी की अमेजिंग बैक स्टोरी चेक, मिहोक का अनप्रिडिक्टेबल इंट्रोडक्शन, और यहाँ मिहोक ग्रेटेस्ट सोर्समैन अचानक से एंट्री मारता है और स्ट्रॉ हैट्स, और हमें दिखाता है कि वन पीस का वर्ल्ड कितना बड़ा, पावरफुल एंड डेंजरस है। और फिर जोरो और मिहोक की अमेजिंग फाइट। ओह सॉरी, फाइट तो इसे नहीं कह सकते क्योंकि एक फाइट में दोनों तरफ से अटैक्स होते हैं। यहाँ तो जोरो की सिर्फ पिटाई चल रही थी, जैसे एक बड़ा भाई छोटे भाई की करता है, एक तरफा बेरहम कुटाई, अमेजिंग मोमेंट। फिर जोरो का वचन देना लूफी को कि वो कभी नहीं हारेगा। लेकिन जोरो यार, तू बाहुबली नहीं है क्योंकि इसके बाद भी तू बहुत बार हारा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको इग्नोर कर देते हैं जैसे तुम कर देते हो अपने गर्लफ्रेंड के बेस्ट फ्रेंड को। अब ये आर्क नंबर 1 होती है अगर बस यहाँ पे लूफी और डॉन क्रिक की फाइट भी बढ़िया होती। शायद ये आर्क गोट कैटेगरी में हो सकती थी, लेकिन ये आर्क मेरे लिए फिर भी काफी अमेजिंग है, तो ये आर्क अभी के लिए है नंबर 1 कैटेगरी में। और मुझे बताओ कि मेरे पिछले सेंटेंस में आर्क शब्द कितनी बार आया। अब एक अमेजिंग आर्क के बाद एक और अमेजिंग आर्क पे चलते हैं, आर्लोंग पार्क। अब अगर बराटी या वन पीस एनिमे को मेरे वन ऑफ द फेवरेट्स बनाती है तो ये आर्क मेरे लिए वन पीस को टॉप 3 एनिमे में लाती है। अब जो अमेजिंग चीजें बराटी में हुई थी, यहाँ कुछ चीजें उससे एक लेवल और ऊपर होती है, जैसे नामी की बैक स्टोरी। अब नामी की बैक स्टोरी हमें इसलिए इतनी ज्यादा हिट करती है क्योंकि नामी को हम ऑलरेडी जानते हैं इस आर्क से पहले, और इस आर्क के मोमेंट्स भाई, लूफी का नामी के सर पे कैप रखना, फिर सारे स्ट्रॉ हैट्स का वॉक, फिर आर्लोंग और उसके क्रू की कुटाई, मजा ही आ जाता है ब्रो। और हर एक स्ट्रॉ हैट को पहली बार एक सोलो फाइट मिलती है, सिवाय नामी के, जो कि मेरे हिसाब से प्लस पॉइंट है क्योंकि वो एक लड़की जो है। सॉरी आई एम जोकिंग। हाँ, तो क्या कह रहा था मैं कि ये आर्क इजीली जा रही है गोट कैटेगरी में मैं। वाओ, फर्स्ट एंट्री इस सेक्शन की, तू टेंशन मत ले आर्लोंग पार्क, यहाँ बहुत सारे आने वाले हैं तेरी जैसी आर्क, तो तुम अच्छे से ग्रुप में एक ऑर्गेजम कर लो। अब नेक्स्ट आर्क तुम्हारी लॉकडाउन है, काफी चिल आर्क है। यहाँ हम 2 कूल कैरेक्टर से मिलते हैं, स्मोकर और ड्रैगन। अब यहाँ पे ज्यादा कुछ तो कहना नहीं है, लेकिन लूफी का उस टाउन में होना जहाँ रॉजर पैदा और मरा था, और जोरो को 2 न्यू स्वॉर्ड्स मिलना, हाँ खरीदा नहीं है उस साले चिंदी ने। तो इस आर्क का फील काफी अमेजिंग था, तो ये जा रही है गुड कैटेगरी। अब ये आर्क मुझे इसलिए भी पसंद है क्योंकि यहाँ सारे स्ट्रॉ हैट्स अपने ड्रीम को पूरी दुनिया के आगे कहते हैं। जैसे मेरा ड्रीम है कि तुम इस चैनल को सब्सक्राइब करो और पहुंचा दो 1 लाख सब्सक्राइबर्स पे। पता है ये पायरेट किंग लेवल जितना डिफिकल्ट ड्रीम है, पर इसे तुम पूरा करवा सकते हो। बॉयज एंड गर्ल्स, सब्सक्राइब दिस चैनल। अब नेक्स्ट आर्क एक अंडररेटेड आर्क है मेरे हिसाब से, क्योंकि सारे वन पीस के फैंस रिवर्स माउंटेन को तो भूल
भूल जाते हैं। ब्रो सब कैरेक्टर्स एक वेल के अंदर जाते हैं इस आर्क में। अब अगर तुम किसी वुमेन स्लैश मैन के अंदर होल में जाओ तो तुम किसी को सोने ना तो सबको बताओ, लेकिन इस वेल में तुम वेल तो एक एनिमल होती है ना, और तुम उसके अंदर जा रहे हो। ओह शिट, आर्क गुड कैटेगरी में जा रही है। लेट्स मूव ऑन फ्रॉम दिस गाइस। अब नेक्स्ट स्टोरी लाइन मेरी वन ऑफ द फेवरेट्स है, क्योंकि वो एक नॉर्मल वन पीस की आर्क से बहुत ही अलग है। यह है विस्की पीक। ब्रो इसके नाम में ही पीक है, तो होना ही था इस आर्क को पीक। वेल अब इस आर्क के सेटअप से मुझे प्यार है गंदा वाला। अब नॉर्मल वन पीस का फॉर्मूला भी ग्रेट है। अब वही बात होगी कि घर में बीवी तो मस्त है, लेकिन कभी कभार बाहर भी मतलब कि कभी कभी जब हमें किसी प्रिंसेस को सेव नहीं करना होता, हालांकि इस आर्क में वीवी भी है, लेकिन जब जोरो ने 100 बाउंटी हंटर्स को एक एक करके डिस्ट्रॉय करा तब वो मजा आ गया भाई। बस इस आर्क में एक ही चीज मुझे पसंद नहीं आई, और वो है जोरो और लूफी की फाइट। बिकॉज लूफी यहाँ आउट ऑफ कैरेक्टर था और जोरो की बिना स्टोरी जाने उस पे वो हमला करता है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि ओडा सेंसे की किसी ने कान पे डाला, क्या होगा अगर लूफी और जोरो फाइट करते हैं तो मजा आ जाएगा, इसलिए ये मोमेंट बेकार था। लेकिन बाकी सब कुछ मस्त था। बाउंटी हंटर्स का नॉर्मल सिटीजन बनना और स्ट्रॉ हैट्स को ट्रैप करना, लेकिन नामी और जोरो का उस ट्रैप को दूर से ही देख के उससे बच जाना अमेजिंग। इसलिए ये आर्क जा रही है एक नंबर कैटेगरी में। इसके बाद नेक्स्ट आर्क में हमें फर्स्ट टाइम पता चलता है कि वन पीस का वर्ल्ड कितना क्रेजी हो सकता है, और लिटिल गार्डन है इस आर्क का नाम। अगर हम आज के वन पीस से देखें तो ये आइलैंड इतना क्रेजी नहीं है, लेकिन फर्स्ट टाइम हम यहाँ पे डायनासोर्स से मिलते हैं, और फर्स्ट टाइम हम देखते हैं और मिलते हैं जायंट्स से, और वो भी वॉरियर जायंट्स। फिर इसमें मिस्टर 3 और बाकी के बरोवर्स भी डाल दो तो ये एक ग्रेट आर्क बन जाती है। तो ये ऑफ कोर्स जा रही है गुड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क है एक और स्ट्रॉ हैट की इंट्रोडक्शन आर्क, जो कि काफी बढ़िया है। और इस आर्क में मेरा सबसे फेवरेट कोट है डॉक्टर हिरालुक से कि तुम कब मरते हो ब्रा, जब ये शरीर से आत्मा चली जाती है ब्रा, या फिर जब तुम मर जाते हो ब्रा। ऑफ कोर्स उसका आंसर है तुम मरते हो जब तुम्हें लोग भूल जाते हैं ब्रा। लेकिन जो सबसे अमेजिंग चीज है इस आर्क में वो है लूफी का 5000 किलोमीटर माउंटेन का क्लाइम करना नामी और सांजी को लेके। लगता है एलेक्स हॉर्नल्ड लूफी से ही इंस्पायर हुआ है। और ऊपर जाके स्ट्रॉ हैट्स मिलते हैं सबसे क्यूट डॉक्टर से, और हाँ चॉपर से भी मिलते हैं जो क्रू को ज्वाइन करता है। तो ये आर्क भी गुड है, तो इसलिए ये आर्क जा रही है गुड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क वन पीस की इतनी ग्रेट है कि यहाँ मैं वन पीस का फैन से वन पीस का जबरा फैन हो गया, प्यार हो गया तगड़ा। और ये वन पीस की बेस्ट आर्क है इस सेक्शन तक, क्योंकि ये है मिस्टर ओडा की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्स। ये है Alabasta। अब ये आर्क अमेजिंग प्लस अमेजिंग है, मतलब डबल अमेजिंग। इस आर्क में सब चीजें बेस्ट हैं। इस आर्क का विलन क्रोकोडाइल मेरा अभी तक का फेवरेट विलन है सिवाय ब्लैक बियर्ड के। और एलाबास्टा की लोकेशन ये इजिप्ट प्लस भारत का एटमॉस्फेयर। स्ट्रॉ हैट्स की सिंगल फाइट्स और सारी फाइट्स अमेजिंग थी। और यहाँ तो नामी को भी फाइट मिला है, वुमेन एम्पावरमेंट, यस। और यहाँ ऑफ कोर्स बेस्ट फाइट है क्रोकोडाइल वर्सेस लूफी, लेकिन मेरे को सेकंड बेस्ट फाइट भी बहुत पसंद आई ऑफ कोर्स, क्योंकि ये सेकंड बेस्ट फाइट ये है जोरो वर्सेस मिस्टर 1। और दोनों ही फाइट में बहुत स्ट्रगल था हमारे प्रोटैगनिस्ट में। एक तरफ लूफी जहां को वो क्रोकोडाइल को टच भी नहीं कर पा रहा है, और जोरो जहां वो टच तो कर पा रहा है लेकिन डैमेज नहीं कर पा रहा। तो ये दोनों इस बैटल को जीतते हैं। लूफी एक तरफ क्रोकोडाइल को गीला करके उसकी पेलता है, और दूसरी तरफ जोरो शायद हाकी अनलॉक करके टास बोन्स को काटता है। नोटी बॉयज हो रहे हैं दोनों, लेकिन ये महायुद्ध कैसे रुकता है? किसी बड़े पंच से नहीं, बल्कि एक बारिश से, क्योंकि सबको गीला होना था। बस इस आर्क में मेरे को एक ही चीज पसंद नहीं आई कि ये चिड़िया एक न्यूक्लियर ब्लास्ट से कैसे बच गई। लेकिन मैं कहना चाहूंगा इतना तो चलता है, तो ये आर्क एक नंबर पे नहीं जा रही, क्योंकि ये बिना किसी डाउट के जा रही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, द गोट कैटेगरी में। मैं अब ये आर्क इतनी अमेजिंग है कि मैं इस पे एक स्टैंड अलोन वीडियो बना सकता हूँ। तो अगर तुम ये चाहते हो तो मुझे बताओ। अब जो नेक्स्ट आर्क है वहाँ पे हमें लूफी का सेकंड बेस्ट पंच देखने के लिए मिलता है, और बेस्ट पंच कौन सा है ये तुम्हें ऑलरेडी पता है। और नहीं पता
पता तो थोड़ा वेट करो यार, बता रहा हूँ। लेकिन थोड़ा सा हम आगे जा रहे हैं सेकंड बेस्ट पंच देखने के लिए। अब ये आर्क है जाया और ये आर्क स्टार्टिंग होती है अमेजिंग तरीके से, एक शिप आसमान से टपकती है जब, तो फिर पता चलता है कि एक स्काई में भी आइलैंड है। लेकिन वहां जाने से पहले लूफी को अपने फ्रेंड का एक इम्पोर्टेंट ट्रेजर वापस लाना होता है, और जब बात लूफी के फ्रेंड की हो तो वो एक डीमन बन जाता है, क्योंकि जहां पहले लूफी और जोरो ने सिर्फ मार खाई थी उसका काफी बड़ा रीजन था, लेकिन इस बार लूफी ने सिर्फ एक ही पंच में बेलामी की वाट लगा दी। एंड यस, ये आर्क जा रही है गुड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क है वन पीस की मोस्ट कंट्रोवर्शियल आर्क में से एक, और कुछ वन पीस के फैंस तो मजाक मजाक में ये भी कहते हैं कि उन्होंने ये आर्क स्किप ही कर रखी है। एक बात सुनो सब, ये बात मजाक में भी मत कहना यहाँ पे। ये है स्काइपिया आर्क, जिसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि इस आर्क की लोकेशन, ये लोकेशन इतनी क्रिएटिव है बॉस। क्लाउड आइलैंड है, फिर वहाँ इतने सारे शेल्स मशीन्स जो सिर्फ स्काइपिया में मिलते हैं, और इस आर्क का विलन भी अमेजिंग है, एनल। आई लव डूइंग एनल, आई मीन एनएल। इस आर्क का विलन एनएल सस्ता एमिनेम की बात कर रहा हूँ। और इस आर्क का सबसे अमेजिंग मोमेंट जब एनएल का रिएक्शन आता है, जब उसके अटैक्स लूफी पे वर्क नहीं करते, तब उससे पता चलता है कि वो एक गॉड नहीं है। ये आर्क अमेजिंग है, लेकिन मैंने ये आर्क एनिमे में देखी है तो वो बहुत ही लंबी थी एनिमे में, तो उसी ट्रॉमा की वजह से ये आर्क जा रही है सिर्फ गुड कैटेगरी, और यही कंट्रोवर्सी है। अब नेक्स्ट आर्क को वन पीस की कम्युनिटी में सबसे बेकार आर्क कहते हैं, जो कि मेरे हिसाब से बिल्कुल गलत है, क्योंकि भले ही ये आर्क बेस्ट ना हो लेकिन काफी फन है। इसमें इतने सारे गेम्स और लूफी का एफ्रो अवतार है, और इतनी फनी आर्क है भाई, अमेजिंग है। लेकिन मैं इस आर्क को एनिमे के हिसाब से जज कर रहा हूँ, इसलिए ये जा रही है मैं कैटेगरी में। और उसका सबसे बड़ा रीजन है कि एनिमे ने इस आर्क का भांग भूसड़ा कर दिया। साला फॉक्सी डबल बार आता है, और डबल यार बहुत ज्यादा होता है, तुम कहीं भी डालो किसी चीज को, तो ये आर्क सही में मैं कैटेगरी में ही डिजर्व करती है। गाइस अब बहुत हो गया मजाक, बहुत हो गए डबल मीनिंग जोक्स, अब है सीरियस होने का टाइम। अब नहीं होना किसी को फनी मनी सनी अनी खनी बनी खली बली, कुछ नहीं होना ऐसा, क्योंकि अब हम आ गए हैं पीक वन पीस पे। अब ये नेक्स्ट दो आर्क्स सिर्फ वन पीस में बेस्ट नहीं, सिर्फ एनिमे में बेस्ट नहीं, ये फिक्शन में वन ऑफ द बेस्ट स्टोरीज है। और ये फर्स्ट आर्क है वाटर 7। अब इस आर्क में सब चीजें एलीट लेवल की है, चाहे वो एक्शन हो, लोकेशन हो, साइड कैरेक्टर्स हो, वर्ल्ड बिल्डिंग हो, लेकिन जो चीज सबसे बेस्ट है बिना किसी डाउट के, वो है स्ट्रॉ हैट्स की कैरेक्टर राइटिंग। इस आर्क में ये कैरेक्टर्स एकदम रियल लाइफ ह्यूमन बीइंग्स लगते हैं, खास करके जब लूफी और उसोप की बहस होती है, जहां उसोप की इनसिक्योरिटी बाहर आती है और वो अपने आप को मैरी से कंपेयर करता है कि स्ट्रॉ हैट्स उसे पीछे छोड़ देंगे जैसे वो मैरी को छोड़ रहे हैं, और लूफी कहता है कि ये बात नहीं है, लेकिन लूफी के मुंहफट पने की वजह से और उसके थोड़े से लैक ऑफ लीडरशिप की वजह से, और वो कुछ ऐसा कहने वाला होता है कि उसोप और उसके बीच की दरार कभी भर नहीं सकती। तभी सांजी लूफी को एक किक मारता है और रोक देता है उसे वहीं के वहीं, ताकि लूफी कुछ ऐसा ना कह दे जिससे लूफी और उसोप की दूरी हमेशा के लिए बन जाए। और बाकी के स्ट्रॉ हैट्स की कैरेक्टर राइटिंग भी अमेजिंग है। नाम ही चाहती है कि कुछ ऐसा ना हो, वो फिर से एक नॉर्मल फैमिली बन जाए। चॉपर एक छोटे भाई की तरह, उसे पता भी नहीं है क्या करना है यहाँ पे। लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि जोरो इस बहस में ज्यादा नहीं बोलता, लेकिन जब उसोप और लूफी की फाइट होती है और उसोप हार जाता है और लूफी टूटने लगता है, तब जोरो लूफी को संभालता है और कहता है कि तुम कप्तान हो, और अगर ऐसे खतरनाक मोमेंट्स में अगर तुम वीक बन गए तो बाकी का ग्रुप किस पे रिलाई करेगा। और लास्ट मेंबर स्ट्रॉ हैट्स की रॉबिन, वो तो यहाँ है भी नहीं, क्योंकि उसने अपने आप को ऑलरेडी सैक्रिफाइस कर दिया है क्रू को सेव करने के लिए। अब इस आर्क में सारी चीजें ब्रिलियंट थी, लेकिन कैरेक्टर राइटिंग यहाँ पे वन पीस की बेस्ट थी, स्पेशली स्ट्रॉ हैट्स के लिए। भाई आंसू आ रहे थे इस आर्गुमेंट को देखने के लिए। तो ये आर्क 110% जा रही है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट कैटेगरी में। मैं बैंगर। अब जो अक्सर होता है वन पीस में यहाँ दोबारा होता है, और वो है कि ग्रेटनेस कंटिन्यू रहती है नेक्स्ट आर्क में। जैसे बराटिया से आर्लोंग पार्क में थी, यहाँ पे वाटर 7 से एनीज लॉबी में थी। और एनीज लॉबी में मेरी वन ऑफ द फेवरेट फाइट्स नहीं वन पीस में, मेरी मोस्ट फेवरेट फाइट है, और इस फाइट पे भी मैं एक स्टैंड अलोन वीडियो बना सकता हूँ। लेकिन इस आर्क की बात करें तो ये आर्क भी हर तरीके से बेस्ट है, फाइटिंग की तरफ से, वर्ल्ड बिल्डिंग की तरफ से, स्टोरी की तरफ से। लेकिन जो इस आर्क में बेस्ट है वो क्या है? इमोशन। तुम्हें क्या लगा मैं बोलूंगा एक्शन? नहीं, ये एक्शन इसलिए इतना ग्रेट लगता है क्योंकि उसके पीछे ग्रेट इमोशन है। जैसे जब हम रॉबिन की बैक स्टोरी देखते हैं, जो इजीली टॉप 3 बैक स्टोरीज में आती है वन पीस में। फिर उसके बाद लूफी के ऑर्डर पे उसोप सोगी
किंग का वर्ल्ड गवर्नमेंट के फ्लैग को जलाना इतना बड़ा पाप कर दिया। अरे राम राम राम, महान सोगे किंग को उस सब जैसे चूतिए से कंपेयर कर दिया। नर्क में ना चले जाऊं इस पाप की वजह से। लेकिन फिर रॉबिन का आई वांना लिव कहना, भाई पीक पीक है ये पीक। अब रॉबिन जैसी माल सेव मी बोलेगी तो लूची का गुची तो मैं ही बना दूं। और इस आर्क में वही होता है, हर स्ट्रॉ हैट को फाइट मिलती है और हर स्ट्रॉ हैट की फाइट भी एक नंबर होती है। और लूफी का फाइनल जेट गैटलिंग, भाई बेस्ट फिनिशिंग मूव। मतलब लूफी का इतना सारे फिस्ट घुसाना लूची की बॉडी में, आई मीन बहुत ही बढ़िया था। और ये आर्क अपनी पीकनेस यही नहीं रोकती, क्योंकि मैंने कहा था इस आर्क का बेस्ट एक्शन नहीं इमोशन है। क्योंकि जब स्ट्रॉ हैट क्रू का बचना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल हो गया था, तभी गोइंग मैरी आती है और सबको लास्ट टाइम बचाती है। और फिर ओडा सेंस ने एक बोट के ऊपर मुझे रुला दिया। भाई ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन तुम्हें लग रहा होगा इतने सारे बेस्ट मोमेंट्स में से कोई मेरा फेवरेट मोमेंट है जैसे गोइंग मैरी का जाना, लेकिन तुम गलत हो। क्योंकि मेरा फेवरेट मोमेंट आता है एकदम लास्ट में इस आर्क के, जब उसा भीख मांगता है लूफी से, माफी मांगता है कि एक बार और उसे चांस दे और क्रू में आने दे। लेकिन लूफी बहुत ही हरामी है और उसे ज्वाइन नहीं करने देता। साला सही हुआ बोस तो हटा क्रू से, कोई सोगे किंग को बुलाओ ब्रो। एक सेकंड, यहाँ पे कोई टेक्निकल डिफिकल्टी आ रही है। उसा वापिस आ गया? अरे 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 भाई, मैं तो मजाक कर रहा हूँ यार। उसा बढ़िया है, ओ यस। और ये आर्क बिना किसी डाउट के जा रही है मैं कैटेगरी में, मतलब मैं वाली नहीं, गोड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट है पोस्ट नट आर्क, आई मीन पोस्ट एनीज लॉबी आर्क। अब यहाँ पे वन पीस का वर्ल्ड एक दो लेवल और बढ़ता है जब गार्व बताता है यांकोस के बारे में। और आखिरकार लूफी है किसका पाप, मतलब लूफी का बाप कौन है, और वो है द मोस्ट वांटेड मैन इन द वर्ल्ड, मंकी बिग डी ड्रैगन। ये मंकी फैमिली कितनी पावरफुल है। और फिर बात यही फिनिश नहीं होती, क्योंकि हम फर्स्ट टाइम दो एम्परर्स को मीट अप करते हुए देखते हैं, जहाँ शेंक्स बताता है व्हाइट बियर्ड को कि उसे एस को वापस बुला लेना चाहिए, क्योंकि जितना तुम सोच रहे हो ब्लैक बियर्ड उससे भी ज्यादा डेंजरस है। और यही बात अगले ही पल ट्रू हो जाती है जब एस और ब्लैक बियर्ड की फाइट होती है, जहां हमें एकदम खतरनाक सिंबोलिज्म मिलता है। क्योंकि ये फाइट सिर्फ एस और ब्लैक बियर्ड की नहीं, ये फाइट थी फायर वर्सेस डार्कनेस की, और इस बार डार्कनेस की जीत होती है। तो ये पोस्ट नट क्लैरिटी के बाद पोस्ट एनीज लॉबी को काफी बढ़िया मानता हूं, तो ये आर्क जा रही है गुड कैटेगरी। अब नेक्स्ट आर्क वन पीस की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट आर्क्स हो सकती थी, क्योंकि इस आर्क की स्टार्टिंग अमेजिंग थी। लेकिन जैसे ही ये आर्क विलन इंट्रोड्यूस करती है अपना मोरिया, फिर ये आर्क की क्वालिटी एकदम खाई से नीचे गिर जाती है। क्योंकि वेल मोरिया सबसे बेकार विलन नहीं होगा, लेकिन वो बिलो एवरेज जरूर है। और इसलिए इस आर्क का सबसे अमेजिंग सीन तब आता है जब मोरिया हार चुका होता है, जहां हमें वन पीस का वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीन्स देखने को मिलता है। लेकिन मुझे समझ नहीं आता लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ तो कुछ हुआ ही नहीं, नथिंग हैपेंड हियर। लेकिन सीरियसली जोरो का नथिंग हैपेंड अमेजिंग था। लेकिन फिर भी ओवरऑल ये आर्क अमेजिंग बिल्कुल नहीं थी, तो ये आर्क जा रही है मैं कैटेगरी में। तो जोरो का मूवमेंट गोड कैटेगरी में, बट नॉट दिस आर्क। अब यहाँ से नेक्स्ट सेक्शन वन पीस का मेरा फेवरेट सेक्शन है, क्योंकि इसका थीम है ट्रेजेडी। क्योंकि यहाँ स्ट्रॉ हैट्स के साथ जो बुरा हो सकता था वो हुआ, खास करके अपने हीरो के साथ। लेकिन पहले चलते हैं फन पार्ट पे, जहाँ पे हम सांजी के जुड़े हुए भाई से मिलते हैं। ओ ब्रो, ओ भाई, लगता है इसने कहीं मुंह अपना गंदी जगह दे दिया है। लेकिन अगर इस आर्क पे आए जिसका नाम साबाओडी आर्क का फैला हुआ है, मुझे पता है तुम में से कुछ अनकल्चर्ड वन पीस फैंस इसका नाम सही प्रोनाउंस नहीं कर पाएंगे, तो यही सीख लो। बट ये आर्क अमेजिंग है, क्योंकि इस आर्क में अमेजिंग वर्ल्ड बिल्डिंग थी और वन पीस का बेस्ट पंच। लेकिन फर्स्ट चलते हैं वर्ल्ड बिल्डिंग पे। तो हमें पता चलता है कि इस वर्ल्ड के गॉड्स कौन है, और वो है सेलेस्टियल ड्रैगन। और साले एक इंसान में जो घटिया चीजें हो सकती हैं, वो सब चीजें इनके पास है। ये गंदी नाली के कीड़े, और इनकी शक्ल तो देखो साले, इनब्रीडिंग कर करके क्या हाल हो गया है। इनका तो चेहरा ही बना है एक बढ़िया सा मुक्का मारने के लिए, लेकिन वो आप नहीं कर सकते, क्योंकि अगर किसी ने इनका बाल भी बाका करा तो एक मरीन एडमिरल आके सबकी वाट लगा देगा। और हम तो ये बिल्कुल नहीं चाहते कि स्ट्रॉ हैट्स एक एडमिरल से फाइट करे, क्योंकि जब लास्ट टाइम उन्होंने करी थी तो सबकी जम गई थी। लेकिन एक कार क्रैश देखने में किसको मजा नहीं आता। तो ये सब जानने के बाद भी हम लूफी को एक बहुत ही बड़ी गलती करते हुए देखते हैं, क्योंकि उसकी एक फ्रेंड को किसी ने हर्ट करा। तो क्या फाइनली हमें देखना चाहिए? तो क्यों ना देखते हैं। तो ये है बेस्ट पंच वन पीस का।
ओ भाई, ये तो ऑर्गेज़म मटेरियल है। तो जो करना नहीं चाहिए था वो ही कर दिया। तो इसके बाद स्ट्रॉ हैट्स पे इतनी पावर के साथ अटैक होता है कि खुद पायरेट किंग का राइट हैंड मैन सिल्वर्स रेली उन्हें बचा नहीं पाता। यहाँ स्ट्रॉ हैट्स बुरी तरह हार जाते हैं और अलग हो जाते हैं। और ये तड़पना देखो लूफी का, और एक बार उसके चेहरे पे जूम करके देखो कितना गुस्सा और उदासी है। अमेजिंग, मतलब ये आर्क अमेजिंग है। लूफी के साथ जो हुआ है वो अमेजिंग नहीं है, तो ये इजिली जा रही है एक नंबर कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क मेरी पर्सनल फेवरेट है, क्योंकि इस आर्क में ऑलमोस्ट हर कोई मेरा फेवरेट कैरेक्टर है। अब मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन इस आर्क का नाम है अमेज़न लिली, और लूफी वहां जाता है उस आइलैंड में जहाँ पे कोई भी मर्द नहीं है और जहाँ सिर्फ स्ट्रॉन्ग ब्यूटीफुल वुमेन है। और हाँ, लूफी को हैंड जॉब भी मिलता है। अब ये सेक्शन काफी स्पेशल है वन पीस का, क्योंकि यहाँ लूफी बहुत टाइम बाद सब स्ट्रॉ हैट से दूर होता है और उसका असर बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ अगर नामी नहीं है तो उसे डायरेक्शन कौन बताएगा, चॉपर नहीं है तो लूफी सिक पड़ गया तो उसे सेव कौन करेगा, और रॉबिन नहीं है तो मैं मतलब यहाँ उसको जनरल नॉलेज कौन देगा। लेकिन कोई नहीं, यहाँ मेरे लिए रॉबिन नहीं तो क्या हुआ, बोआ हैंकॉक तो है, मतलब लूफी के लिए तो है। अब यहाँ पे लूफी जैसे बोआ हैंकॉक को फंसाता है वो अमेजिंग था, लेकिन ये आर्क अमेजिंग नहीं है क्योंकि ये जा रही है गुड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क मेरे हिसाब से बहुत ही ज्यादा अंडररेटेड है, क्योंकि ये आर्क इतनी अमेजिंग है कि पता ही नहीं चलता ये फिनिश कब हो गई। वेल, ये आर्क स्टार्ट होती है जब बोआ हैंकॉक लूफी को अपने अंदर डाल के प्रिजन में ले जाती है, सॉरी अपने कपड़ों के अंदर डाल के ले जाते हैं। ये रबर बॉय पता नहीं कहां कहां पहुंच जाता है। अब इस आर्क की लोकेशन वन पीस की बेस्ट लोकेशन है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये एक तो प्रिजन है और वो लेवल्स में डिवाइड हो रखा है, और हर एक लेवल अपने टाइप का एक नर्क लोक है। कहीं बहुत ज्यादा ठंड है और कहीं बहुत ज्यादा गर्मी, तो मतलब एक इंडिया है और एक रशिया। और ये गर्मी की बात कर रहा हूँ मैं साउथ इंडिया के जुलाई वाले महीने की, आए हाय चूतड़े जलाने वाली गर्मी। और लूफी के लिए सबसे दिक्कत की बात तो यह है कि ये सबसे नीचे वाले लेवल पे है, और जैसे जैसे लूफी एक एक करके एक लेवल नीचे जाता है वो न्यू लेजेंडरी कैरेक्टर्स को अनलॉक करता है, और फाइनल फ्लोर में वो क्रोकोडाइल और जिम्बे को छुड़वाता है, लेकिन एस को वो बचा नहीं पाता। अब एक तरफ से लूफी इस प्रिजन की माँ बहने कर रहा है और दूसरी तरफ से ब्लैक बियर्ड आ गया है भांग भोसड़ा करने। और इन कुछ आर्क्स में जब भी ब्लैक बियर्ड दिखता है तो कुछ क्रेजी होना पक्का है। अब ये आर्क हर तरीके से अमेजिंग है। इस आर्क में अमेजिंग साइड कैरेक्टर्स थे, अमेजिंग लोकेशन, अमेजिंग फाइट। अब मेरे हिसाब से ये आर्क इसलिए इतनी अंडररेटेड है क्योंकि इसकी नेक्स्ट आर्क है मरीन फकिंग फोर्ट, तो मैं इस आर्क को उतना ही बड़ा पुश दूंगा जितना देना चाहिए। अब देखो यार, इतनी समाज सेवा तो मैं भी कर सकता हूँ, तो ये आर्क जा रही है गोल्ड कैटेगरी में। अब ये नेक्स्ट आर्क मेरा माइंड फक करती है अच्छे वाले तरीके से। अब एक स्टोरी को इतनी अच्छी कैसे बना सकता है, मुझे ये पूछना है ओडा सेंसे से, क्योंकि ये है द बेस्ट, द ग्रेटेस्ट वॉर आर्क एवर टोल्ड मेरे हिसाब से एक फिक्शन में। ये है महान मरीन फोर्ड। अब ऐसी अमेजिंग वॉर मैंने फर्स्ट टाइम देखी है किसी स्टोरी में, और क्रेजी बात तो यह है कि स्टार्टिंग पार्ट इस आर्क का बिना लूफी के है, तो यहाँ स्टार्टिंग का पार्ट व्हाइट मुच्छड़ और एस के कैरेक्टर्स के डायनामिक पे जाता है, जो बहुत ही बढ़िया तरीका था इस आर्क को स्टार्ट करने का। और फिर बवाल मचाने लूफी आता है और सारे कैरेक्टर्स की अटेंशन अपनी तरफ करता है, और हमें पता चलता है कि लूफी की ग्रेटेस्ट पावर, जो मिहोक बताता है कि लूफी की एक एबिलिटी है जिससे वो बहुत सारे तरीके के लोगों को अपनी तरफ ला सकता है, और ये पावर है वन पीस की मोस्ट टेरिफाइंग एबिलिटी। फिर लूफी सबकी हेल्प के साथ और अपना 200% देने के बाद वो फाइनली एस को फ्री कर देता है। फाइनली ये दोनों भाई एक साथ होते हैं और सबकी बैंड बजाते हैं। लेकिन ये स्टोरी एक बड़ी चुनौती को पार करने की नहीं है, ये स्टोरी है ट्रेजेडी की, क्योंकि मरीन फोर्ड सागा लूफी को बताने पर तुली है कि वो कितना वीक है अभी, और फिर लूफी के आगे ही एस मर जाता है। वैसे ये अकाइनो कितना किंकी है ब्रो, फिस्टिंग कर रहा है लोगों में, इतना बड़ा छेद कर रहा है। लेकिन ये आर्क यहीं फिनिश हो जाती तो ये आर्क बेस्ट आर्क नहीं होती वन पीस की, क्योंकि ये आर्क का एक्शन रुकने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि यहाँ व्हाइट बियर्ड और अकाइनो की फाइट होती है जो कि एक नंबर है। फिर ब्लैक बियर्ड का क्रू गैंग बैंग करता है व्हाइट बियर्ड पे, फिर वन पीस इज रियल मोमेंट आता है ब्रो। एक क्रेजी चीज के बाद दूसरी क्रेजी चीज, एक शॉकिंग मोमेंट के बाद दूसरा शॉकिंग मोमेंट, लेकिन अब आता है सबसे शॉकिंग सीन वन पीस में कि फर्स्ट टाइम एवर एक कैरेक्टर 2 डेविल फ्रूट्स खाता है। उसके पास 2 डेविल फ्रूट्स की पावर आती है, और ये है
ब्लैक बियर्ड। लेकिन ये महायुद्ध फिनिश कैसे होता है? डैडी शैंक्स की वजह से, क्योंकि शैंक्स आते हैं और सबको बोलते हैं कि स्टॉप बेबी, और सब अच्छे बच्चों की तरह वॉर रोक भी देते हैं, और इसी से फिनिश होती है वन पीस की ग्रेटेस्ट आर्क। भाई वन पीस की पीक माउंट एवरेस्ट जितनी ऊंची है, और इसलिए इस आर्क ने ओडा को मेरे लिए बना दिया है घोड़ा। तो ये आर्क जा रही है बहुत ही इजीली मैं कैटेगरी में, गोड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क है पोस्ट मरीन फोर्ड आर्क। अब ये आर्क काफी बढ़िया है, क्योंकि यहाँ हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स चले गए हैं 2 इयर्स की ट्रेनिंग पे, और सांजी नर्क में 2 साल के लिए। और फिर आता है काफी ग्रेट फ्लैशबैक लूफी, एस और 2 पॉइंट एस साबो का। अब फ्लैशबैक ये ओवरऑल काफी बढ़िया था, तो ओवरऑल ये आर्क भी काफी बढ़िया है, तो ये जा रही है गुड कैटेगरी में। अब हम आते हैं 2 साल बाद, और यहाँ नामी और रॉबिन एकदम कड़क मार लग रहे हैं ब्रो, और लूफी ने अब हाकी कर ली है लर्न। तो यहाँ हम देखते हैं कि स्ट्रॉ हैट्स की कितनी ग्रोथ हो गई है उनकी ट्रेनिंग के बाद। तो ये आर्क शॉर्ट थी और स्वीट थी, तो ये जा रही है गुड कैटेगरी में। अब इसके बाद की आर्क फिशमैन आइलैंड का विलन कैप्टन कूरो से भी ज्यादा गू है। एक्चुअली ये गू कैटेगरी में भी कैपिटल जी वाले गू कैटेगरी में आता है, और ये है होडी जोन्स, लेकिन इसका नाम होना चाहिए था बोर्ड जोन्स। 0 ऑरा, 0 पर्सनैलिटी, 0 मनी। अब ये आर्क गू कैटेगरी में इसलिए नहीं जा रही क्योंकि इस आर्क की थीम और लोकेशन एकदम टॉप नॉच है, तो ये जा रही है वेरी लो मैं लेवल कैटेगरी पे। अब अगर ये 1% और भी बेकार होती तो ये पक्का गू कैटेगरी में जाती। अब नेक्स्ट आर्क है पंक हैजर्ड, जिसमें कोई कूल मूवमेंट नहीं था सिवाय लॉक के आइलैंड कट करने के। अब ये आर्क बुरी नहीं है, लेकिन ज्यादातर इस आर्क के मोमेंट्स इतने अच्छे भी नहीं है, जैसे स्ट्रॉ हैट्स के बॉडी स्वैप करना, ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो यहाँ पंक हैजर्ड जा रही है मैं लेवल पे। अब हम आते हैं वन पीस की वन ऑफ द लॉन्गेस्ट आर्क में से एक, जिसका विलन है क्रोकोडाइल का वो वर्जन जो एक कंट्री पे टेक ओवर करने में कामयाब होता है। ये सस्ता जोकर डोफ्लामिंगो। अब डोफ्लामिंगो वो शर्मा जी का बेटा है जिससे हम वन पीस फैंस क्रोकोडाइल को कंपेयर करते हैं। अब क्योंकि सिर्फ एक ही चीज में ड्रेसरोसा आर्क थोड़ी सी बेटर थी आलाबेस्टा से, और वो है आर्क्स के विलन। बाकी सब चीजों में ड्रेसरोसा 1 या 2 स्टेप्स पीछे थी, जैसे मेन विलन के मिनियंस, जहाँ डोफी के पास थी उसकी फैमिली, वहीं दूसरी तरफ क्रोकोडाइल के पास थे ब्रोक वर्क्स। और वी भी तो 100 टाइम्स बेटर है ये अंडर एज रेबेका से, जो बिल्कुल भी सेक्सी नहीं लगती। और हम मजाक भी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ड्रेसरोसा की प्रिंसेस तो लॉ है, लेकिन जो सेक्सी प्रिंसेस है वो है वायला, क्योंकि ओ कमरिया मटका के ओ ये ओहो। लेकिन ये आर्क बहुत ही ब्लोटेड लगती है क्योंकि इसमें इतने सारे साइड कैरेक्टर्स हैं बॉस, इसलिए मैं इस एलाबेस्टा के बी वर्जन को डालता हूँ गुड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क की लोकेशन लिटरली एक हाथी के ऊपर है। ये आइडिया भी आया कैसे होगा ओडा सेंसेई के दिमाग में, जैसे कि एक हाथी है लेकिन वो थोड़ा बड़ा नहीं एक नॉर्मल हाथी से, जैसे 1 लाख गुना बड़ा होना चाहिए एक नॉर्मल हाथी से, और उसकी कमर पे एक कंट्री होगी जहाँ और एनिमल्स रहते हैं, और ये आर्क होगी जो कि ग्रेट है। और राइजो इस सेफ मूवमेंट भी शॉकिंग था, मतलब इतना टॉर्चर सहने के बाद तो मुझे भी लगने लगा था कि भाई राइजो यहाँ नहीं है कहीं और जाओ, लेकिन ये आर्क सीधा जा रही है गुड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क है होल केक आइलैंड, जिसकी विलन है एक मॉमी जिसके हैं 80+ बच्चे। क्यों? मतलब भाई क्यों? कर सकते हो तो कर ही दोगे। तो बिग मॉम की कौन से बॉडी पार्ट का भांग भोसड़ा बन रहा है ये बताने की जरूरत नहीं है। अब इस आर्क की विलन तो बिग मॉम है, लेकिन टेक्निकली जाए तो मेन विलन है काटाकुरी, जो एक ग्रेट विलन है। और यहाँ पे हम फर्स्ट टाइम देखते हैं हाकी एडवांस लेवल की फ्यूचर साइड / एडवांस ऑब्जर्वेशन हाकी। और लूफी वर्सेस काटाकुरी की फाइट स्पेशली एनिमे में अमेजिंग थी। अब ये आर्क बहुत लंबी थी, खास करके एनिमे में, और एनिमे में तो लगता है कि बिग बॉम स्ट्रॉ हैट्स के पीछे 50 एपिसोड से लगी पड़ी है। तो इस आर्क में काफी अच्छा भी है और बुरा भी, तो टोटली मिक्स, तो इसलिए मैं इसे डाल रहा हूँ गुड कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क है जहाँ लूफी के सारे फैंस मिलके एक फैन क्लब स्टार्ट करते हैं, पर बार्थोलोमेओ को यहाँ पे इनवाइट क्यों नहीं करा बे? लेकिन कुछ लोग इसे रेवरी आर्क भी कहते हैं। अब ये आर्क वर्ल्ड बिल्डिंग से भरी हुई थी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो रेवरी में हुआ वो रेवरी आर्क में ही नहीं दिखा गया, तो इसी वजह से ये आर्क रुक जाएगी गुड कैटेगरी में। अब हम आ रहे हैं बिगेस्ट द लॉन्गेस्ट दैट्स व्हाट शी said to me, जिस आर्क की लोकेशन इंस्पायर्ड है खुद जापान से, ये है वानो। अब गाइस कुछ लोग कहते हैं कि वानो काफी बोरिंग है, काफी लंबी है, इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन मैं उस चीज से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता, और जो ऐसा बोलते हैं वो चू है, सिवाय इस चैनल के व्यूअर्स। अगर तुम ऐसा सोचते हो
तो मैं 100% तुम्हारे साथ हूं इस ओपिनियन को रखने के लिए, क्योंकि मेरे हिसाब से ये आर्क अमेजिंग है, जिसमें हाइप मोमेंट्स भरे हुए हैं, जिसमें सबसे बड़ा मोमेंट था लूफी का गियर 5 अनलॉक करना और बताना पूरी दुनिया को कि इसके पास गमू गमू नोमी नहीं, इसके पास है नीका फ्रूट। और जो पावर लूफी ने गियर 5 में दिखाई है उससे सही में इमू की फटनी चाहिए। और यहाँ लूफी का डिफीट करना काइडो को और भी अमेजिंग लगता है तब जब हम याद करें कि इस आर्क की स्टार्टिंग में लूफी को काइडो ने सिर्फ एक ही हिट में डिफीट कर दिया था। फिर इस आर्क में वॉरलॉर्ड सिस्टम का डिस्ट्रॉय होना भी है, सारे यांकोस और पायरेट किंग गोल्डी रॉजर की बाउंटीज रिवील। अब मैं इस आर्क को जस्टिस नहीं दे पाऊंगा इस वीडियो में, क्योंकि ये आर्क मांगा में 149 चैप्टर्स चली और एनिमे में तो ऑलमोस्ट 195 एपिसोड्स। तो मुझे कमेंट्स में बताओ कि मुझे वानो पे क्या एक सेपरेट वीडियो बनाना चाहिए या नहीं। और हाँ, वानो को मैं रैंक करना नहीं भूला क्योंकि ये जा रही है सीधा गोट कैटेगरी में। अब नेक्स्ट आर्क है ये आर्क नंबर 32 है। 31 आर्क से ज्यादा है क्या? तो गाइस टोटल में 31 आर्क्स नहीं 33 आर्क्स हैं और लास्ट आर्क एल्फबाद है, लेकिन भूलो मत मैं स्पॉयलर्स नहीं देने वाला, उसके लिए तो टेंशन मत लेना। तो नंबर 32 पे है एगहेड। अब ये आर्क मेरे को काफी पसंद आई, लगता है फाइनल सागा में ओडा सेंसेई सही में फायर लेकर है। अब एगहेड का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि ये आर्क वन पीस के पूरे वर्ल्ड को दिखाती है कि वहाँ चल क्या रहा है, चाहे वो गार्प वर्सेस ब्लैकबीयर्ड पायरेट्स की फाइट जहाँ हमें पता चलता है कि गार्प अपनी ओल्ड एज में भी स्ट्रॉन्गेस्ट मरीन है, फिर लॉ वर्सेस ब्लैकबीयर्ड की फाइट, और एक सेकंड ब्लैकबीयर्ड तो बोआ हैंकॉक से फाइट कर रहा है। अबे साले टच कैसे कर रहा है बोआ भाभी को? अरे लूफी भाई देखो तुम्हारी बंदी के साथ कर क्या रहा है ये? ओह लगता है ससुर जी रेली बचा लेंगे इन्हें। लेकिन सबसे मस्त चीज तो स्ट्रॉ हैट्स के साथ हो रही है, और बाय द वे कुमा की बैक स्टोरी टॉप 3 बैक स्टोरीज में आ रही है इजीली। लेकिन ये जो 5 एल्डर्स वर्सेस लूफी का शोडाउन है, और एंड में जब जॉय बॉय की हक से ही मुंह हक देता है जॉय बॉय फट्टू साला, तो ये आर्क अमेजिंग थी और ये जा रही है सीधा एक नंबर कैटेगरी में। तो फाइनली हम आ गए हैं फाइनल आर्क पे वन पीस की। और एनिमे वॉचर्स टेंशन मत लो, कोई स्पॉयलर्स नहीं है, लेकिन जैसे एल्फबाद जा रही है, एंड बाय द वे इस आर्क का फ्लैशबैक बेस्ट एवर है और स्टोरी भी इसकी पागल बना देने वाली है, तो एल्फबाद जा रही है ऑफ कोर्स बिना किसी डाउट के गोड कैटेगरी में। तो यहाँ तो सारी आर्क्स मैंने रैंक कर लिया है, लेकिन अगर तुम्हें जानना है कि हर आर्क में टॉप 3 स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स कौन है, तो ये वीडियो देखो, बहुत मजा आएगा तुम्हें। और बाय।